इस वीडियो के बाद आप डीबीएमएस को एक्सप्लेन कर पाएंगे, एसक्यूएल को एक्सप्लेन कर पाएंगे और जैम्प यूज करके माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर पाएंगे। हम सब ने जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी और वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट किया है। तो अकाउंट क्रिएट करते वक्त हम वेबसाइट के साइन अप पेज पर साइन अप फॉर्म फिल करते हैं, जिसमें यूजर इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, जैसे नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फिर अगली बार जब हमें लॉगिन करना हो तो हमें बस ईमेल आईडी एंटर करनी होती है या फिर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ता है। और जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन हमने पहले एंटर करी थी उसे हम अपनी प्रोफाइल या अकाउंट सेटिंग्स में देख सकते हैं। इसका मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन पहले एंटर की थी वो कहीं स्टोर्ड होगी। क्या आपको पता है कि सारी यूजर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहां स्टोर्ड होती है? इसका आंसर है डेटाबेस। अब हमें डेटाबेस टर्म का मतलब समझ आ गया है, तो अब नेक्स्ट एसोसिएटेड टर्म का मतलब समझते हैं, जो है डीबीएमएस या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जहां यूजर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। टू बी प्रिसाइज, डीबीएमएस के अंदर एक डेटाबेस होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो डीबीएमएस स्टोर करता है वो एक डेटाबेस में स्टोर्ड होती है। तो अगर हमें डेटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है या एक्सेस करना है तो ये इन्फॉर्मेशन हमेशा डीबीएमएस से पास होगी। हम डायरेक्टली डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कभी कभी डीबीएमएस को इनफॉर्मली डेटाबेस भी कहते हैं। अब हमें डीबीएमएस के बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि हमें डीबीएमएस की जरूरत क्यों होती है। डीबीएमएस ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस में जो भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर्ड हो और हाईली सिक्योर्ड हो। ऑल्सो इसकी हेल्प से हम डेटा को आसानी से फेच कर सकते हैं। हम इस मॉड्यूल में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब डीबीएमएस एक सर्वर की तरह भी एक्ट करता है और ये हमें यूजर डेटा को स्टोर और मैनेज करने में हेल्प करता है। और कॉरेस्पॉन्डिंग क्लाइंट कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है या कोई भी पीएचपी कोड हो सकता है जिसे डेटा चाहिए। हम इस क्लाइंट के बारे में डिटेल में नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, जब हम पीएचपी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन रिलेशन को भी फॉलो करता है। ऑल्दो हमने क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व स्टेप्स को डिटेल में पढ़ा है, पर चलिए कम्युनिकेशन को फिर से रिविजिट करते हैं और इस बार डीबीएमएस को सर्वर मानते हैं। तो कम्युनिकेशन क्लाइंट से शुरू होगी, जिसे यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर या रिट्रीव करना है। क्लाइंट फिर रेलेवेंट सर्वर को ढूंढेगा, जो इस केस में डीबीएमएस है। क्लाइंट फिर डीबीएमएस से कनेक्ट करेगा, जिससे वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। फिर क्लाइंट डीबीएमएस को रिक्वेस्टेड डेटा रिट्रीव करने की रिक्वेस्ट भेजेगा। क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बेसिस पर डीबीएमएस डेटाबेस से डेटा को फेच करेगा, और जब वो डेटा फेच हो जाएगा तो डीबीएमएस क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज देगा। क्लाइंट और डीबीएमएस एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, अब हमने इसका ओवरव्यू देख लिया है। चलिए इस कम्युनिकेशन को और डिटेल में पढ़ते हैं। डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए हम नॉर्मल इंग्लिश फ्रेजेस को यूज करके ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मशीन उसे समझेगी और कॉम्प्रिहेंड करेगी। देयर इज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज एसक्यूएल, जिसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी कहते हैं। ये डीबीएमएस से कम्युनिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरैक्टिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बेसिकली डीबीएमएस को क्लाइंट से डेटा को डेटाबेस से फेच या रिट्रीव करने की जो भी रिक्वेस्ट मिलती है वो एसक्यूएल क्वेरीज के फॉर्म में होनी चाहिए। हम एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में इस मॉड्यूल में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा और कॉमनली यूज होने वाले डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं MySQL और Oracle। हम MySQL को यूज करेंगे क्योंकि ये वेब डेवलपर कम्युनिटी में सबसे ज्यादा यूज होता है एंड इट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या SQL और MySQL सेम चीज है? थोड़ी देर सोचिए और इसका आंसर बताइए। अगर आपका आंसर नो है तो आप सही हैं। SQL एक लैंग्वेज है, जबकि MySQL एक डीबीएमएस है। इट डजंट मैटर कि आप कौन सा डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, दैट इज MySQL या Oracle या कोई और। SQL हमेशा यूज होगी क्योंकि वो डीबीएमएस से कम्युनिकेट करने के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। चलिए देखते हैं कि विंडोज ओएस में MySQL कैसे इंस्टॉल करते हैं। विंडोज के लिए हमें किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये XAMPP में इंटीग्रेटेड है, जिसे हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। MySQL सर्वर को रन या स्टार्ट करने के लिए हमें पहले XAMPP कंट्रोल पैनल को ओपन करना होगा। पहले हम अपाचे सर्विस को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हम ये MySQL बटन देख सकते हैं, हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। हो सकता है कि कोई डायलॉग बॉक्स पॉपअप हो जो आपसे एक्सेस मांगे, तो एक्सेस देने के लिए ओके पर क्लिक कीजिए और ये MySQL सर्विस को ओपन कर देगा। और जब सर्विस शुरू हो जाएगी तो आप स्टार्ट स्टॉप बटन के साइड में एडमिन बटन पर क्लिक करिए। ये क्लाइंट को ओपन कर देगा जो हमारे ब्राउजर में PHP My Admin है। यहाँ पर अगर आप URL को चेक करें तो हम लोकल होस्ट देख सकते हैं। अगर हम अपाचे सर्विस को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम PHP My Admin को अपने ब्राउजर में ओपन नहीं कर पाएंगे। PHP My Admin एक MySQL क्लाइंट है, जिसके थ्रू हम MySQL सर्वर जो हमारा DBMS है उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे